नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है केन्या। केन्या खास तौर पे देखें तो इस समय चर्चा में है। तो पहले हम देखेंगे न्यूज की कि केन्या क्यों चर्चा में है, और फिर केन्या से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर मानचित्र के द्वारा चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भारत और केन्या की अहम बैठक, यही चर्चा का हमारा विषय है और इसी पर हम बात करने वाले हैं। खास तौर पे देखेंगे तो केन्या इस समय चर्चा में है। भारत केन्या के बीच में जो भी रणनीतिक, कृषि और भौगोलिक जो रूपरेखा है उस पर खास तौर पे इस समय चर्चा हो रही है, क्योंकि कृषि सहयोग पर जो एक महत्वपूर्ण जो संयुक्त कार्य समूह है उसकी बैठक संपन्न हुई है। भारत और केन्या के बीच में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है, वर्चुअल माध्यम से हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और केन्या के बीच में जो भी कृषि पर पहली जो कार्य समूह की जो बैठक है वो वर्चुअल मोड पे हुई है। और भारत और केन्या के बीच कृषि के संदर्भ में देखें तो ये अहम बैठक मानी जा रही है। बैठक की जो अध्यक्षता है वो कृषि और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त जो सचिव हैं उन्होंने की है, और केन्या के जो विदेश और प्रवासी जो मामलों के मंत्रालय है उसके जो महत्वपूर्ण प्रमुख हैं वो इसमें शामिल थे। इस कारण से देखेंगे तो ये जो बैठक है ये खास तौर पे अहम मानी जा रही है। और दूसरी तरफ देखेंगे अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पूर्वी भाग में अवस्थित जो केन्या है ये महत्वपूर्ण तौर पे अफ्रीका का सबसे रणनीतिक केंद्र माना जाता है। तो इस कारण से भी देखेंगे कि इसकी जो स्थिति है पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी गोलार्ध में ये होने के कारण अहम हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण देश है। और सबसे खास बात है कि आप देखेंगे जो फिजिकल अगर लोकेशन की बात करें मैपिंग के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो भी यहाँ से गुजरती है। और दूसरी बात देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में जो हिंद महासागर है उसकी जो अवस्थिति है वो केन्या के दृष्टिकोण से देखें तो अहम हो जाती है। दूसरी बात देखिए, जो राजधानी नैरोबी है ये कूटनीति और पर्यावरण की राजधानी कहलाती है। नैरोबी वैश्विक मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का और यूएन हैबिटेट का। तो इस दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो अपनी खास एक महत्ता रखता है केन्या। तो चलिए आज के सेशन में केन्या के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। एक तो इसका भौगोलिक परिचय लेंगे और रणनीतिक दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है उस पर बात करेंगे, भौतिक इसका विभाजन देखेंगे और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो भी उच्चावच है, जल निकाय कौन से हैं, महत्वपूर्ण पर्वत कौन से हैं, झीलें कौन सी हैं, नदियाँ कौन सी हैं, खनिज दृष्टिकोण से ये कितना अहम हो जाता है, प्राकृतिक संसाधन, और पर्यावरण दृष्टिकोण से देखें, जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से देखें तो ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। अब शुरुआत करेंगे कहाँ से, तो पहले इसकी भौगोलिक जो स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में आएंगे तो यहीं पर आपको केन्या जो देश है ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो अक्षांशीय रेखा है 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, वो यहीं से गुजरती है। तो ये भी आपको खास तौर पे देखना है कि जो भूमध्य रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो अफ्रीकी देश केन्या से होकर गुजरती है। दूसरी बात देखिए तो ये इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, अगर आप देखेंगे कि इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो कहाँ पर है, तो देखेंगे कि कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में है तो कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। दूसरी तरफ देखिए प्राइम मेरिडियन लाइन है तो इसके पूरब में है। तो मूल रूप से देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश है। दो तरह की बातें हमने देख ली यहाँ पर कि अक्षांशीय अवस्थिति क्या है और उसमें भी किस गोलार्ध में अवस्थित है। अब अगर हम बात करेंगे कि ये पूरा जो केन्या है, केन्या की जो सीमा है वो किन किन देशों से लगती है, तो जलीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसके पूरब में, दक्षिण पूरब में इंडियन ओशियन है। और जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी अगर हम बात करेंगे कि जिन जिन देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सटे हुए जो देश हैं उसमें पहला जो देश आपको देखने को मिलेगा वो सोमालिया देखने को मिलेगा। इसके उत्तर पूरब में ये अवस्थित है, ये महत्वपूर्ण तौर पे देख सकते हैं। उत्तर में जिस देश से ये अपनी सीमा साझा करता है उसका नाम इथोपिया है। और पश्चिम में आप देखिए तो युगांडा, और यहीं पर दक्षिण में आप देखेंगे तो जो तंजानिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं। लगभग आप देखिए 1, 2, 3,
4 और तीसरा के अलावा अगर आप देखेंगे तो 5, टोटल 5 देश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोमालिया, इथोपिया और दक्षिणी जो सूडान है इसके नीचे, और तीसरी तरफ युगांडा और तंजानिया। यदि कुल देखेंगे तो जो 5 देश हैं, 5 देशों से क्या करता है कि ये अपनी जो सीमा है ये साझा करता है। समुद्री जो सीमा है पहले ही बताया कि दक्षिणी जो दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो जो हिंद महासागर है वो इससे लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली। अब थोड़ा सा बात करेंगे जो केन्या है। केन्या के अगर भूगोल की बात करेंगे, भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे, तो जो केन्या है इसको मूल तौर पे अगर भौतिक विभाजन इसका करें तो 5 रूपों में बांटा जाता है। जैसे आप देखेंगे जो तटीय क्षेत्र है, ये पूरा जो तटीय क्षेत्र है ये इसका एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि रीजन है। दूसरे स्तर पे देखेंगे जो पूर्वी पठार वाला पूरा जो क्षेत्र है वो इसका एक रीजन है। रिफ्ट वैली वाला जो क्षेत्र है वो इसका एक रीजन है। पश्चिम की जो उच्च भूमि है वो एक महत्वपूर्ण रीजन है। और उत्तर का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इन 5 क्षेत्रों में क्या करते हैं कि पूरे केन्या का विभाजन हम करते हैं। तो देश की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी अगर हम बात करें तो मोटे तौर पे तटीय क्षेत्र जो भी पूर्वी पठार है, रिफ्ट जो घाटी वाला क्षेत्र है, पश्चिम की जो उच्च भूमि है और उत्तर में जो रेगिस्तान है, इन 5 क्षेत्रों में पूरे केन्या को हम विभाजित कर सकते हैं। जो केन्या को शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों का क्या है, एक तरह से हिस्से के स्तर पे विभाजन होता है। अब एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये पूरा केन्या का जो भूगोल है उसकी हम बात करें। उसमें सबसे जो पहला कह सकते हैं जो विभाजन हम देख रहे हैं कि ये वाला केन्या का तटीय क्षेत्र है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए इसका जो विस्तार है वो हिंद महासागर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। लगभग 536 किलोमीटर इसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसके भूभाग की बात करें तो ये निचला उपजाऊ मैदान कहलाता है। यहाँ की जो जलवायु है, ये वाला जो क्षेत्र है ये गर्म और उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पर मैंग्रोव जो वनस्पति है वो देखने को मिलते हैं। ताड़ के पेड़ जो है वो देखने को मिलते हैं। नारियल जो काजू है, खट्टे जो फल हैं वो यहाँ पर उत्पादित होते हैं। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण जो सिटी है जो मुम्बासा है, कई मूवी में आपने इसका जिक्र सुना होगा, वो यहीं पर अवस्थित है। तो हिंद महासागर के किनारे स्थित जो केन्या का तटीय क्षेत्र है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कई सारी जो नदी डेल्टाएं हैं उन नदी डेल्टाओं के साथ इसका निचला जो उपजाऊ मैदान है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो जलवायु है, पहले हमने बताया कि गर्म और उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंग्रोव, दलदल, ताड़ के जो पेड़ हैं विकास बड़े स्तर पे हुआ है और नारियल, काजू के जो खट्टे फल हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र है वो पूर्वी पठार है। ये देखिए केन्या के पूरब में आएंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, ये पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता देखें, तट की बात करें तो तट से अंतर्देशीय जो भूमि है वो पूर्वी पठार के ऊपर आप देख सकते हैं उठती हुई दिखती है। ये विशाल क्षेत्र कई साले जो निचले पठार हैं उन पठार और उन मैदानों से मिलकर बना है, जिनके बीच बीच में छोटी छोटी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर इंसल वर्ग जो है वो फैले हुए देखने को मिलते हैं। और पठार की जो ऊंचाई है आप देखिए लगभग 300 से लेकर 900 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और इसका जो संरचना है वो निचले पठार और इंसल वर्ग से बना हुआ है। और जो उपयोग है इस पूरे क्षेत्र में अधिकांश स्तर पे देखेंगे घास के जो बड़े बड़े मैदान हैं वो यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिलते हैं, जिस कारण से यहाँ पर पशुपालन खेती का विकास देखने को मिलता है। जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क कह सकते हैं कि सेमी स्तर पे देखने को मिलती है। तीसरा जो केन्या का क्षेत्र है वो क्या है, महान रिफ्ट घाटी वाला जो क्षेत्र है वो इसमें देखने को मिलता है, जो केन्या की जीवन रेखा के स्तर पे कहा जाता है। तो केन्या का उत्तर और दक्षिण ये दोनों जो विभाजन है वो कहीं ना कहीं यहीं से डिसाइड होता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये उपजाऊ ज्वालामुखी जो मृदा है उससे बना हुआ है। और इसी कारण से देखें तो कृषि के दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है ये अहम माना जाता है। और इसकी जो विशेषता क्या है कि यहाँ सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं, जो झीलें हैं, उनका ये क्षेत्र है। यहीं पर आप देखेंगे कई सारे महत्वपूर्ण जो केन्या के शहर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो केन्या को उत्तर से दक्षिण तक 2 भागों में कह सकते हैं कि ये वाला पूरा जो रिफ्ट वैली वाला जो क्षेत्र है वो विभाजित कर देता है। इसमें ज्वालामुखी जो श्रृंखला है वो आपको देखने को मिलती है, जिनमें कुछ अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे मीठे पानी और खारे पानी की जो झीलें हैं वो जो महान रिफ्ट वैली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कृषि के लिए जो भी उपजाऊ
उपयुक्त जो ज्वालामुखी मिट्टी है, उस मिट्टी के कारण देश की जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में वास करता है। नाकुरू और नवासा जैसे जो शहर हैं वो इस घाटी में अवस्थित हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा जो चौथा क्षेत्र है वो पश्चिम की पूरी जो उच्च भूमि है, जो हाईलैंड है, उसकी चर्चा होती है। माउंट केनिया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, माउंट एल्गन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की जो फसलें हैं उनका उत्पादन होता है। तो रिफ्ट घाटी के पश्चिम में आप जाएंगे तो ये पूरा जो पश्चिम का उच्च भूमि क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें अफ्रीका की कई सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। माउंट केनिया यहाँ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा जो स्थान है वो आपको यहाँ पर केनिया का देखने को मिल जाता है। माउंट एल्गन है, इस तरह के जो पर्वत है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी अवस्थिति है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है। ये जो माउंट एल्गन है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। माउंट केनिया जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई 5199 है। इसकी जो ऊंचाई है 4321 है। ये पूरा उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है। तो इन उच्च भूमियों की जो जलवायु है ये देश के बाकी जो केनिया का जो जलवायु है उस हिस्से की तुलना में देखें तो अपेक्षाकृत क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो तापमान है वो अपेक्षाकृत कम है। ठंडी जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है वो चाय कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे खास मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। जो केनिया के दो मुख्य जो निर्यात फसलें हैं उनमें ये शामिल होती हैं। और यहीं पर देखेंगे तो आपको ये पूरा जो एक तरह से रेंज है, ये रेंज वाला जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अपेक्षाकृत देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है केनिया के दृष्टिकोण से सबसे अहम माना जाता है। तो इसके बारे में भी बेसिक जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी पर्वत श्रृंखला है, जो एबरडेयर है, माउंट जो एस्कारपमेंट है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप यहाँ पर आएंगे तो उत्तरी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए उत्तर में जो क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत केनिया के बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा क्या है, एक तरह से डेजर्ट वाला रीजन है। जो उत्तरी रिफ्ट और उससे आगे के क्षेत्रों को क्या करता है, रिफ्ट वैली के उत्तर में ये पूरा कवर करता है। केनिया का सबसे ड्राई रीजन ये वाला माना जाता है, उत्तर वाला रेगिस्तानी क्षेत्र। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे अगर वर्षा की बात करेंगे, प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो वो सबसे कम होती है, जिसके रिजल्ट स्वरूप क्या होता है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये विरल है। यहाँ पर जो वनस्पति है, वनस्पति मूल तौर पे देखने को नहीं मिलती है। और यहीं पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, जैसे तुर्काना जो झील है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह से रेगिस्तानी झील कहलाती है, और दुनिया की सबसे बड़ी क्षारी झील के तौर पे भी यहाँ पर जो तुर्काना झील है उसे जाना जाता है। तो ये क्या है, ये बड़ी एक रेगिस्तानी झील है। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, ये क्षारी झील भी कही जाती है। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनको आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में, अगर हम जलीय अवस्थिति की बात करें पूरे केनिया में, तो कई सारी जो झीलें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। कई सारी महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। सबसे जो बड़ी अफ्रीका की जो झीलें हैं उसमें विक्टोरिया झील है। आप देखिए ये विक्टोरिया झील है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अफ्रीका की सबसे बड़ी ये झील मानी जाती है। युगांडा और तंजानिया की जो सीमा है उसी पर ये अवस्थित है। और सबसे खास बात क्या है कि फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मछली के महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पे जानी जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत सारी जो झीलें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे इधर देखिए लेक तुर्काना झील है, बड़ी झील में विक्टोरिया झील है। इसके अलावा भी देखेंगे तो बहुत सारी जो झीलें हैं वो यहाँ पर, जैसे इधर देखिए ताना झील भी देखने को मिलेगी, ताना रिवर देखने को मिलेगी। यहीं पर जो ताना नदी है ये एक महत्वपूर्ण नदी है, देश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है केनिया की। और एबरडेयर से इसका उद्गम होता है और हिंद महासागर में जाकर क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है। तो इसका उद्गम यहाँ से होता है और फिर इधर इंडियन ओशियन में क्या हो जाती है, ये जाकर मिल जाती है। प्रमुख जो झीलें हैं जिसकी हमने बात की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो विक्टोरिया झील है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तुर्काना झील एक बड़ी झीलों में से मानी जाती है। इसके अलावा देखिए झीलों की संख्या बहुत सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो दो तीन चीज़ें और आप देख सकते हैं, जैसे नदियों का जो विस्तार है वो खास तौर पे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो केनिया के जो प्रमुख जल निकाय है उसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है।
युगांडा और तंजानिया की सीमा पर अवस्थित है। झील जो है ये एक बड़ी आबादी का भरण पोषण भी करती है, क्योंकि स्थानीय समुदाय के लिए देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत भी है। इसके अलावा जो ताना नदी है, अगर इधर आप देखेंगे, ये ताना जो नदी है ये अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एबरडेयर पर्वतमाला से निकलकर हिंद महासागर में ये पहुंच जाती है। ये जो नदी है ये सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो केनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इधर आप देख सकते हैं ये जो ताना रिवर है ये महत्वपूर्ण रिवर है। इसके अलावा अथी जो रिवर है वो भी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी के तौर पे जाना जाता है। इधर तुर्कवेल नदी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो नदियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा देखेंगे महत्वपूर्ण जो आइलैंड है, आइलैंड में आप देखेंगे तो लामू जो आइलैंड है वो सबसे खास माना जाता है। यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल पर भी ये महत्वपूर्ण तौर पे शामिल किया गया है। तो केनिया के समुद्री क्षेत्र में कई सारे महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जिनमें ये आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण यहाँ पर द्वीप देखने को मिल रहे हैं। तो हिंद महासागर में स्थित जो लामू द्वीप समूह है, इसके बहुत सारे इसके आसपास छोटे छोटे द्वीप हैं, जिस कारण से इस लामू द्वीप के आसपास के जो द्वीप हैं उनको मिलाकर लामू द्वीप समूह का निर्माण होता है। तो लामू द्वीप समूह जो है ये हिंद महासागर में स्थित लामू द्वीप समूह महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहीं पर इसकी जो स्वाहिल जो विरासत है वो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उस रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। तो हिंद महासागर में स्थित जो लामू द्वीप समूह है, ये जो हिस्सा है ये लामू द्वीप कई सारे ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर चर्चा का विषय रहा है। इसके अलावा अगर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो केनिया में कई सारे प्राकृतिक संसाधन देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। सीसा है, जिरकॉन है, लोहा है, टाइटेनियम है, अभ्रक है, चूना है, तेल है, कोयला है, डायटोमाइट है या फिर जिप्सम है। तो इस तरह के खनिज जो संसाधन है वो केनिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारी जो जनजातियां हैं वो केनिया में देखने को मिलती हैं, जैसे सैन है, बुशमैन है, सांबुरू है, मसाई है। और मसाई जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण पश्चिम केनिया में ये आपको देखने को मिलता है। अफ्रीकी जो सवाना मैदान है उनका विशाल जो मनोरम क्षेत्र है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो एक अवसर और सहयोग भी हो सकता है भारत के साथ। जो भी केनिया की ये बैठक हुई है तो भारत केनिया कृषि जो सहयोग है ये नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 5 विविध जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उनका जो फायदा है वो भी भारत को हो सकता है। और रणनीतिक स्तर पे देखेंगे तो हिंद महासागर तक जो पहुँच है और जो नैरोबी की वैश्विक स्थिति है उसके एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत और केनिया मिलकर सहयोग एक दूसरे को कर सकते हैं। तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, केनिया के भौगोलिक स्वरूप के संबंध पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है, केनिया भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। इसका पश्चिमी भाग रिफ्ट वैली क्षेत्र में स्थित है। केनिया की समुद्री जो सीमा है ये अटलांटिक महासागर से लगती है। सही उत्तर चुनना है कूट के आधार पर, स्टेटमेंट के आधार पर। और विकल्प है केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो सही उत्तर का चुनाव आपको करके कमेंट के माध्यम से भेजना है। इसके अलावा आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, संस्कृति IAS की तरफ से होली ऑफर के तहत शानदार मौका आप सभी के लिए लाया गया है, जिसके तहत जो भी ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है। और ये छूट दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर के लिए वैलिड है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव जो कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% का डिस्काउंट और इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो भी दिया जा रहा है। और ये जो छूट है कब तक वैलिड है, तो ये 3 मार्च 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति IAS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।